तो यहाँ पर 12th ऑफ नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड निमोनिया डे। हर साल 12 नवंबर को हम निमोनिया के बारे में लोगों को बताने के लिए वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट करते हैं और ये आपका एक ग्लोबल इवेंट है। 2009 से इस दिन की शुरुआत हुई है। अगर हम थीम देखेंगे तो थीम है एवरी ब्रीथ काउंट, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। ठीक है, ये इस साल यहाँ पर थीम रही है, एवरी ब्रेथ काउंट, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। यहाँ पर आपको नेक्स्ट है 11th ऑफ नवंबर को बहुत इंपॉर्टेंट डे था, नेशनल एजुकेशन डे। तो हर साल 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमारी कंट्री के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इसलिए हम 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में, तो इनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है। हमारी कंट्री में जो आपको ये बॉडीज़ देखने को मिलती है जैसे कि AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके अलावा IIT खड़गपुर जैसे इंस्टीट्यूट को सेटअप करने का क्रेडिट जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जाता है। इन्हें 1992 में भारत रत्न, जो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो भी दिया गया था। इसके अलावा आज आपका एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हमें करना है अबाउट द 37th नेशनल गेम्स। आप सभी को पता है नेशनल गेम्स हो रहे थे गोवा में और पहली बार गोवा इन नेशनल गेम्स को होस्ट कर रहा था। फाइनली नेशनल गेम्स कंक्लूड हो चुके हैं और मेडल टैली सामने आ चुकी है। कौन सा एडिशन था? ये 37th नंबर का एडिशन था। और यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किसने किया है? महाराष्ट्र ने टॉप किया है। महाराष्ट्र ने टोटल 228 मेडल्स, 228 मेडल्स को जीता है, जिनमें से 80 गोल्ड मेडल है, 69 सिल्वर है एंड 79 ब्रोंज है। ठीक है, तो 228 मेडल किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीते हैं 80 गोल्ड मेडल के साथ। तो 37 नेशनल गेम में टॉप पर या मेडल टैली के टॉप पर कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अच्छा, जो भी टीम बेस्ट परफॉर्मेंस करता है और मेडल टैली में नेशनल गेम्स के टॉप पर होता है तो उसको एक और ट्रॉफी दी जाती है, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, जो कि पटियाला के राजा थे उस समय के, तो ये क्रिकेट से एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है वो दी जाती है जो भी स्टेट या जो भी टीम बेस्ट परफॉर्मेंस करती है और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल को जीतती है नेशनल गेम्स में। महाराष्ट्र मेडल टैली पे सेकेंड टाइम टॉप पर आया है। इसके पहले 1994 में भी टॉप पर आया था महाराष्ट्र, मतलब लास्ट जो उसका सबसे बेस्ट था वो 1994 में टॉप पर था और अभी 2023 के जो नेशनल गेम्स हुए हैं उसमें भी महाराष्ट्र टॉप पर है। ठीक है, गोवा की 5 अलग अलग सिटीज़ में नेशनल गेम्स खेले गए थे, पहली बार गोवा ने इनको होस्ट किया था। क्लियर इतनी चीज़ें? यहाँ पे जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है वो श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम पणजी में हुई थी, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट थे, जगदीप धनखड़ जी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा यहाँ पे शामिल थी और चीफ मिनिस्टर गोवा के डॉक्टर प्रमोद सावंत भी यहाँ पर शामिल थे। तो फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे आई है सर्विसेज एंड थर्ड नंबर पे आपको हरियाणा स्टेट देखने को मिलेगा। आप चाहें तो मेडल टैली को यहाँ भी देख सकते हैं कि टॉप पर महाराष्ट्र है, 228 मेडल्स है, 80 इसमें गोल्ड मेडल है। सेकंड नंबर पे सर्विसेज है 126 मेडल्स, थर्ड नंबर पे हरियाणा स्टेट है 192 मेडल्स पे। अब थोड़ी सी बातें अगर हम भरिंदर सिंह के बारे में करें तो इनका जन्म 1919 में पटियाला पंजाब में हुआ था। ठीक है, पटियाला के जो किंग थे उनके ये बेटे थे और इनका जो रिलेशन है ये क्रिकेट से रहा है। इसलिए जो भी टीम सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतती है नेशनल गेम्स में तो उसे ये ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ट वीमेन एथलीट ट्रॉफी। तो बेस्ट वीमेन एथलीट ट्रॉफी जो है वो किसे दी है? तो प्रणति नायक और संयुक्ता काटे को बेस्ट वीमेन एथलीट ट्रॉफी दी है। वहीं बेस्ट मैन एथलीट ट्रॉफी किसे दी गई है? श्री हरि नटराज को दी गई है। तो श्री हरि नटराज का नाम भी याद रखना है। अब बात करेंगे 38 नंबर के नेशनल गेम। 37 के तो कंक्लूड हो गए हैं। 38 नंबर के जो नेशनल गेम्स है वो उत्तराखंड में खेले जाएंगे। तो गोवा के द्वारा जो टॉर्च होती है वो उत्तराखंड को दे दी गई है 38 नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। पंकज त्रिपाठी जी हैं और इन्हें UPI सेफ्टी एम्बेसडर बनाया गया है बाय NPCI। सो NPCI ने पंकज त्रिपाठी को UPI सेफ्टी एम्बेसडर बनाया है। बेसिकली इनका काम क्या होगा? UPI की जो सेफ्टी फीचर्स है वो लोगों को बताना, UPI किस तरीके से सेफ है और UPI के क्या क्या यहाँ पर और भी फीचर्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए जो कैंपेन रन होते हैं उनके जो एम्बेसडर होंगे वो पंकज त्रिपाठी जी होंगे। और NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली।
क्लियर इतनी चीज़ें। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो 2008 में बना था और एक अम्ब्रेला बॉडी है हमारी कंट्री के अंदर जितने भी डिजिटल या फिर रिटेल पेमेंट्स होते हैं उनका सेटलमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, एनपीसीआई के पास आपको देखने को मिलेगी। जो न्यूज़ में है नेक्स्ट वो हम देखेंगे। इसके अलावा ये छोटी सी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे ये वो पर्सन है जो रिसेंटली किसी ना किसी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जैसे कि एमएस धोनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बनाए गए थे। ठीक है, तो आप एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए, वो है फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, इन्हें ग्रेमी अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेमी अवार्ड्स 2024 में होने हैं, जो 2024 में ग्रेमी अवार्ड्स होने हैं फरवरी में होने हैं, कहाँ पर, लॉस एंजलिस में होने हैं। वहाँ पर जो बेस्ट सॉन्ग के लिए नॉमिनेट किया गया है किसे, फाल्गुनी शाह के सॉन्ग को, अबेंडेंस इन मिलेट। ठीक है, अबेंडेंस इन मिलेट, इस सॉन्ग को हमने पहले भी डिस्कस किया है। नरेंद्र मोदी जी को फीचर किया गया है इसमें। नरेंद्र मोदी जी की जो भी बेस्ट स्पीचेस हैं, जो भी डायलॉग्स हैं, जो भी डिलीवरी है, इस सॉन्ग में फीचर की गई है बेसिकली। तो ग्रेमी अवार्ड 2024 की अगर बात करें तो द सॉन्ग अबेंडेंस इन मिलेट फीचरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, संग बाय द फाल्गुनी शाह एंड हर हस्बैंड गौरव शाह। तो ये जो गाना है वो फाल्गुनी शाह और उनके पति गौरव शाह जी के द्वारा यहाँ पे गाया गया है और इसे नॉमिनेट किया गया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। अबेंडेंस इन मिलेट, आपको पता है श्री अन्न के बारे में या सुपर ग्रेन के बारे में, बेसिकली मिलेट को प्रमोट करने के लिए इस गाने को, इस सॉन्ग को तैयार किया गया था। ठीक है, फाल्गुनी शाह अगर देखें तो एक ऐसी सिंगर है पूरे साउथ एशियन रीजन की जो पहली वीमेन बन गई हैं जिन्हें ग्रेमी अवार्ड दिया गया था। तो फर्स्ट साउथ एशियन वीमेन जो हैं वो कौन है, फाल्गुनी शाह है, जिन्हें ग्रेमी अवार्ड दिया गया था। और 66 नंबर के जो ग्रेमी अवार्ड्स होने हैं वो लॉस एंजलिस में होने हैं, फेब में होने हैं। ठीक है, अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है वेंकट नागेश्वर चलसानी। ये है वेंकट नागेश्वर चलसानी और इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। किसका बनाया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव, तो आंसर हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, मतलब AMFI। तो जो वेंकट नागेश्वर चालसानी है, फॉर्मर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्हें अपॉइंट किया गया है नया एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, मतलब AMFI का। एक्चुअली इनके पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे AMFI का, उनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने 3 ईयर्स के 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 लगातार जो है वो टेन्योर को कंप्लीट किया था NS वेंकटेश, और उनका टेन्योर खत्म हो गया है। अगर बात करें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, तो इसका हेड ऑफिस आपको मुंबई में मिलेगा। 1995 में 1995 में इस बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था। अगले जो पर्सन न्यूज़ में है वो है फॉर्मर गवर्नर ऑफ नागालैंड PV आचार्य, पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 92। ये नागालैंड के गवर्नर रहे हैं 2014 में, 2014 में नागालैंड के राज्यपाल की तरह इन्होंने कार्यभार संभाला है और इनका निधन हो गया है। नाम था PV आचार्य। नागालैंड के अलावा देखेंगे आप असम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के भी गवर्नर रह चुके हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उडुपी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। बर्थ प्लेस उडुपी कर्नाटका है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे स्टेट के गवर्नर के रूप में काम किया जा चुका है इनके द्वारा, मतलब एक पॉलिटिशियन रहे हैं PV आचार्य, जिनका निधन हो गया है, इसलिए आप इनका नाम याद रखेंगे। डन। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। या हमारे जितने भारत में जितने भी विलेजेस हैं जो कि फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड हैं, उनके बर्थ प्लेसेस हैं, उन सभी जगहों से, अलग अलग राज्यों से माटी या मिट्टी को कलेक्ट करके दिल्ली लाया गया था अमृत वाटिका बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सेल्फी लेनी थी और पोर्टल पे अपलोड भी करनी थी। तो इस तरीके से पूरा मेरी माटी मेरा कैंपेन था, मेरा देश कैंपेन अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये पूरा जो कैंपेन है ना, इसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, सॉरी, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब ये क्या कहानी है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कैसे शामिल कर लिया, तो इंडिया सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ऑनलाइन सेल्फी बाय सबमिटिंग सेल्फी टू द सोशल मीडिया एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। तो इस कैंपेन के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में लोगों ने ऑनलाइन सेल्फी जो है सोशल मीडिया पे अपलोड करने का काम किया है। ठीक है, इसके पहले ये रिकॉर्ड जो था वो चाइना के पास था 1 लाख सेल्फी अपलोड करने का, बट ये रिकॉर्ड अब महाराष्ट्र के पास, इंडिया के पास आ चुका है। और महाराष्ट्र से ही 10 लाख से ज़्यादा सेल्फी जो है वो सॉइल के साथ लेकर इसे पोर्टल में ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया है। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के अंतर्गत जो महाराष्ट्र को मतलब जो हमको यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, वहाँ पर इन्होंने सर्टिफिकेट को
रिसीव किया है। क्लियर हुआ थी चीज़ें। नेक्स्ट है पौर ध्वनि प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है वो केरला स्टेट का है। केरला स्टेट लिटरेसी मिशन के अंदर ये प्रोग्राम रन होता है जिसका नाम है पौर ध्वनि कार्यक्रम। इसको बेसिकली एर्नाकुलम और 8 अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो लॉन्च किया गया। इसका मकसद क्या है? लोगों की जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है उसको इंक्रीज़ करना, लोगों को इंडिपेंडेंट अपने राइट्स के बारे में बताना, नारकोटिक्स और ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस दिलाना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उसके बारे में जनता को, पॉपुलेशन को बताने के लिए। इसके अलावा जो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है चिल्ड्रन को, मदर को, हेल्थ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए बेसिकली केरला स्टेट लिटरेसी मिशन के अंतर्गत पौर ध्वनि कार्यक्रम को शुरू किया गया है केरला स्टेट के 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट बैन फायर क्रैकर्स कंटेन बेरियम। अब देखिए हमारे जो फायर क्रैकर्स या फटाके होते हैं दिवाली में, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार की लाइट उनसे आती है, कोई सफ़ेद होता है, कोई लाल, कोई हरा, अलग अलग लाइट्स आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर, जो आपका ग्रीन कलर जनरली होता है ना आपके क्रैकर्स में, वो देने के लिए बेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स में बेरियम के इस्तेमाल को क्या कर दिया है? फाइनली बैन कर दिया है। बैन ऑन यूज़ ऑफ बेरियम एंड अदर प्रोहिबिटेड केमिकल्स। तो रिसेंटली एक क्लैरिफिकेशन आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक्चुअली हुआ क्या था 2021 में, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बेरियम और दूसरे जो केमिकल हैं जो कि प्रतिबंधित हैं, प्रोहिबिटेड है, उनको फायर क्रैकर्स में नहीं लगाना है, नहीं अप्लाई करना है एनसीआर एरिया में। ठीक है, लेकिन अब इसे बोला है नॉट ओनली टू द एनसीआर, मतलब केवल नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं, ऑल इंडिया, एंटायर कंट्री में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया है, एंटायर कंट्री में जो भी फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बोला जा रहा है कि आप बेरियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे फटाकों में। ठीक है, इसके अलावा 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और स्टेप लिया था। क्या कहा था? जो प्रोडक्शन एंड सेल्स थी ऑल द क्रैकर्स एक्सेप्ट द ग्रीन क्रैकर्स, तो ग्रीन क्रैकर्स के अलावा जो भी दूसरे फटाके हैं उन सब पे प्रतिबंध भी लगाया था 2018 में, इसके मैन्युफैक्चरिंग पे, इनके प्रोडक्शन और सेल पे, जिससे हम क्या है एमिशन को और रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा कोर्ट ने एक और बात कही है। कोर्ट ने कहा है ये जो जॉइंट क्रैकर होते हैं, वो लंबे लंबे लड़ियाँ होती हैं ना एकदम जॉइंट क्रैकर्स, उसके मैन्युफैक्चरिंग पर भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। ठीक है, इतनी चीज़ें ये बात बोली है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो आपके फटाकों की आवाज़ होती है, जो नॉइस होती है, वो आपके एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा उन फटाकों की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये सारी बातें आई कहाँ से? एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो फायर क्रैकर्स बनाते हैं, उन लोगों ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से उनसे परमिशन मांगी गई थी कि हम जो है वो जॉइंट क्रैकर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात वहाँ पे बोली गई थी। तो फाइनली ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमको देखने को मिलेंगी। 2020 में जो हमारा एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने तो ऑलरेडी सारे टाइप के जो फायर क्रैकर्स हैं नेशनल कैपिटल रीजन में बैन करके रखे हुए हैं बाय एनजीटी। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यहाँ पे जो केमिकल ग्रीन क्रैकर्स के लिए इस्तेमाल होता था बेरियम, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर के बारे में। नाम से समझ में आ रहा है बोंगो सागर, इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में होने वाला ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो 4th एडिशन है बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर का, जो कि इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में हुआ। इसके अलावा 5th एडिशन कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल मतलब कॉर्पेट 23 का 5th एडिशन भी साथ में ही हुआ दोनों नेवीज के बीच में। कहाँ पर? नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में 7 से लेके 9 नवंबर के बीच में हुआ। ठीक है, कहाँ पर? जो हमारी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है वहाँ पर दोनों नेवीज के बीच में ज्वाइंट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज हुई, जिससे दोनों के बीच की जो नॉलेज है उनको शेयर किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे एक और नई चीज़ की गई, स्कॉर्पिट 23 में पहली बार फॉर द फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज को भी परफॉर्म किया गया कि कोई क्राइसिस आते तो किस तरीके से आपको लोगों को रेस्क्यू करना है, किस तरीके से मदद करानी, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा ना, तो वो भी यहाँ पे शामिल किया गया। अगर इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी की तरफ से INS खुतर एंड INS किल्टन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए अब ये जो ड्रोन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसका नाम है हर्मीज 900 स्टार लाइनर ड्रोन्स। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया और इंडियन आर्मी में बहुत ही जल्दी इन ड्रोन्स को शामिल किया जाएगा। ठीक है, IS के बारे में बात करेंगे तो इसराइल की टेक्नोलॉजी से डेवलप ये ड्रोन है। पहली चीज़ तो ये है, इंडिया इज सेट टू एक्वायर एडिशनल इसराइल मेड हर्मीज स्टार लाइन 900 ड्रोन्स,
जो कि इंडियन नेवी की जो सर्वेलाइंस कैपेसिटी है नदन बॉर्डर में उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। ये जो आपका ड्रोन है इसको इजराइल के द्वारा तैयार किया है, इजरायली मेड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन जो है वो ये हर्मीज़ है, जिसकी वेट कैपेसिटी 600 kg की है। और इसका जो लार्जेस्ट वेरिएंट है वही हर्मीज़ 900 जो हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये 30,000 की फीट पे उड़ान भर सकता है और इसका जो टाइमिंग है वो कितना है 36 आवर्स तक ये फ्लाइट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक रोबोट के बारे में। ये है वर्ल्ड की पहली एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ जिनका नाम है मीका। तो अगर पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड की पहली एआई सीईओ कौन है तो आंसर हो जाएगा मीका है। इसे रिसेंटली यहाँ पे तैयार किया गया है पोलैंड की एक कंपनी हंसन रोबोट एंड डिक्टेटर के द्वारा इसे बेसिकली तैयार किया गया और नाम क्या है मीका। इससे क्या होगा, एक तो एआई की जो फील्ड है उसमें लीडरशिप स्किल इंप्रूव होगी, लेकिन जॉब सिक्योरिटी को भी यहाँ पे खतरा हो जाएगा। डन। नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन बनाना वर एक्सपोर्टेड टू द यूरोप बाय द सी रूट। पहली बार इंडियन बनाना को सी रूट के जरिए यूरोप में भेजा जा रहा है और अपेडा के द्वारा ये पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराया गया है। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ बनाना फ्रॉम इंडिया टू यूरोप बाय सी रूट वॉज फ्लैग ऑफ। और ये जो पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है वो अपेडा मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा तैयार किया गया है। मकसद क्या है कि इंडियन जो बनाना है उनका एक्सपोर्ट यूरोपियन मार्केट में और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो, यूरोपियन मार्केट में शेयर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो, इसलिए पहला कंसाइनमेंट भेजा गया और इस कंसाइनमेंट में आपको 19.50 मेट्रिक टन बनाना देखने को मिल जाएंगे। कहाँ से लॉन्च किया गया है तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो मुंबई है उस पोर्ट से यहाँ पे पहले कंसाइनमेंट को भेजा गया है। ठीक है, तो बेसिकली अपेडा इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है और किसकी मदद से, तो यहाँ पर एक INI फर्म प्राइवेट लिमिटेड दिख रही है, मुंबई की एक फर्म है, इनके ज़रिए बनाना को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब बातें करेंगे हम अपेडा के बारे में। तो एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा कहलाती है, एक स्टैचुरी बॉडी है जिसको हमने 1985 के एक एक्ट के बाद 1986 में तैयार किया था। न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये काम करती है। इसका मकसद क्या है, बेसिक इसका जो मेजर फंक्शन ये है वो हमारे देश की जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, दूसरे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना और दूसरी चीज़ों को इंपोर्ट करना, मॉनिटर करना, बेसिकली ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा मीति कैफ़े को इनॉग्रेट किया गया, मीति कैफ़े को लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट के प्रमाइसेस में। ठीक है, अब ये मीति कैफ़े क्या है इस पर चर्चा करेंगे। तो DY चंद्रचूड़ जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा एक यूनिक मीते कैफ़े को शुरू किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रमाइसेस के अंदर। और ये जो कैफ़े, इसकी खास बात क्या है, ये पूरा कैफ़े रन एंड मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा, जो इंडिविजुअल्स जो आपके डिसेबिलिटी के शिकार हैं या जिनको दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता या फिर आप सेरेबल पैलेसी के जो शिकार हैं, मतलब जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं, उन लोगों के द्वारा कंप्लीटली ये मैनेज एंड रन किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें। मिति कैफ़े का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था, तो एलिना एलम ने 2017 में रखा था। इसके अलावा ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या मेंटल या फिर साइकेट्रिक कंडीशन वाले जो आपके डिसेबल पर्सन्स हैं या इकोनॉमिक डिप्राइव बैकग्राउंड, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो पर्सन हैं, उनको अलग अलग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट देना, उनके लिए ट्रेनिंग करना, वो सारी चीज़ें भी इसी मिति कैफ़े के अंदर आयोजित की जाएंगी। डन। नेक्स्ट है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को रिलीज़ कर दिया गया है और यहाँ पर IIT बॉम्बे जो है वो भारत का सबसे अच्छा कॉलेज बन गया है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग 40th है, लेकिन भारत में टॉप पर कौन है, IIT बॉम्बे है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो यहाँ पर देखेंगे इंडिया जो है, अगर हम इंडिया की एंट्री देखें तो इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है एंट्री के मामले में। तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो रिलीज़ हुई है, इसमें अगर हम इंडिया की लिस्टिंग देखेंगे, इंडिया की यूनिवर्सिटी कितनी लिस्टेड है, तो आंसर हो जाएगा 148 है। वहीं चाइना की अगर आप देखोगे तो 133 है और जापान की 96 यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इतनी चीज़ें। जो टॉप 100 एशियन यूनिवर्सिटी हैं, तो यहाँ पे 37 एंट्रीज जो है टॉप 100 में, वो भारत की एंट्री आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगर टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना से है।
ठीक है, वो टॉप पर है। सेकंड है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, सेकंड नंबर पे है। थर्ड है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये आपको थर्ड नंबर पे देखने को मिलेगी। वहीं मुंबई आईआईटी बॉम्बे जो है वो इंडिया में टॉप पर है और ओवरऑल 40th पोजीशन पे देखने को मिलेगा। और भी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर है, मतलब लिस्ट में शामिल हैं, आप लिस्ट को देख सकते हैं, लेकिन हमको आईआईटी बॉम्बे का नाम याद रखना है। डन है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की वीमेंस कैप्टन मैग लेनिन। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तो आपको याद रखना है कि मैग लेनिन का एसोसिएशन क्रिकेट से है और ऑस्ट्रेलिया से रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी बन गई है। इसकी जो अपनी एनर्जी कैपेसिटी है वो 8.4 गीगावाट पहुंच चुकी है इंस्टॉल कैपेसिटी। तो इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी कौन सी है? अडानी ग्रीन एनर्जी है। डन। अब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया गया है प्रहलाद जोशी जी के द्वारा। क्या अनाउंसमेंट किया गया है कि हमारा जो विंटर सेशन होगा, आपको पता है ना पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं, तो आपका जो विंटर सेशन होगा वो 4 दिसंबर से शुरू होगा 22 दिसंबर तक। तो 22 तक आपको ये विंटर सेशन पार्लियामेंट का देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, नागालैंड असेंबली के द्वारा रिसेंटली एक बिल पास किया है और 33% रिजर्वेशन वीमेंस को देने की बात की है अर्बन लोकल बॉडीज़ में। तो अब नागालैंड की अर्बन लोकल बॉडी में 33% रिजर्वेशन वीमेंस को दिया जाएगा। अंत में बात करेंगे WHO की एक रिपोर्ट पर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। इस ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में बताया है कि 2022 में 2022 में सबसे ज़्यादा जो टीबी के केसेस थे वो कहाँ थे? भारत में थे। सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस कहाँ पर थे? तो इंडिया में थे, जो कि पूरे वर्ल्ड का 27% था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये बात यहाँ पे बताई गई है।